आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। एक बार फिर महाराष्ट्र के किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले हजारों किसान नासिक से मुंबई तक मार्च कर रहे हैं। रियासती और मरकज की बीजेपी सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए एक साल के अंदर यह किसानों का दूसरा मार्च है। पिछले साल मार्च के महीने में किसानों ने कर्ज माफी, फसल बीमा, फसलों की सही कीमत जैसे इश्यूज को लेकर 180 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला था। उस वक्त सरकार की यकीन दहानी के बाद किसानों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया था, लेकिन तकरीबन एक साल बाद भी रियासत के किसानों के मसाइल जूं के तूं हैं। ऐसे में ठीक इंतखाबात से पहले किसान सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए फिर सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि बार बार वादों और यकीन दहानियों के बावजूद मुल्क के अन्नदाता के मसाइल हल क्यों नहीं होते हैं? सरकारें अपना इंतखाबी वादा भूल क्यों जाती हैं? अब इंतखाबात से पहले सरकार को 5 साल का हिसाब देना ही होगा। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे शेतीमालाला भाव मिळालाच पाहिजे। एक बार फिर महाराष्ट्र के किसान अपनी मांगों को लेकर मुंबई तक मार्च कर रहे हैं। किसानों ने रियासती और मरकजी सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया है। इस मार्च में महाराष्ट्र के 23 अजला के हजारों किसान हिस्सा ले रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले हजारों किसान नासिक से मुंबई तक मार्च कर रहे हैं। रियासत और मरकज की बीजेपी सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए एक साल के अंदर ये किसानों का दूसरा मार्च है। पिछले साल मार्च के महीने में ही किसानों ने कर्ज माफी, फसल बीमा, फसलों की सही कीमत जैसे इश्यूज को लेकर 180 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला था। उस वक्त सरकार की यकीन दहानी के बाद किसानों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया था, लेकिन सरकार की मांगे पूरी न होने पर एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। 27 फरवरी को ये मार्च मुंबई पहुंचेगा। 25 फरवरी से महाराष्ट्र असेंबली इजलास शुरू हो रहा है। किसानों का इरादा असेंबली का घेराव करने का है। हुकूमत ने किसानों की आमदनी 3 बरस में दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन वो वही की वही है, जबकि पैदावार की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। सूखे की मार, डीजल, बीज, खाद और जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे से काश्तकारी एक नुकसान का सौदा बन गई है। माहिरीन कहते हैं कि जब तक किसानों की पैदावार की मुनाफा बख्श कीमत की जमानत नहीं दी जाती और इसके लिए कानून नहीं बनाया जाता, तब तक किसानों की बदहाली दूर नहीं हो सकती। किसानों की बेहतरी के लिए हुकूमतें वक्तन फौक्तन कुछ इक़दामात करती रही हैं, लेकिन इससे इनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आ सकी है। माहिरीन का कहना है कि किसानों की बदहाली दूर करने के लिए वक्ती नहीं, एक मुस्तकिल हल की जरूरत है। लेकिन इंतखाबात से ठीक पहले उठाया गया किसानों का ये कदम क्या समर आवर साबित होगा, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि एक साल पहले ही किसान मुंबई की सड़कों पर उतरे थे अपनी मांगों को लेकर, और अब एक बार फिर किसानों को अपने दैरीना मसाइल को लेकर सड़क पर और बाहर निकल कर आना पड़ा है, एहतजाज करना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किसानों के ये मसाइल सरकार तक क्यों नहीं पहुंचते? ये सरकारें जानबूझकर अन्नदाता के साथ इस तरह का सुलूक करती हैं। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ रिफत जावेद साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नदीम अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील अहिरे जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय तटकरे जी, एनसीपी के स्पोक्स पर्सन, वो भी मेरे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए मुंबई से जुड़े हुए हैं। कुछ देर में किसान लीडर और बीजेपी स्पोक्स पर्सन और बीजेपी लीडर भी हमारे साथ इस इशू पर जुड़ जाएंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। रिफत जावेद साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर हिंदुस्तान में, मुल्क में आजादी के बाद से या आजादी से पहले भी आप देख लीजिए, किसान परेशान है और आज भी परेशान है। सवाल यह उठता है कि सरकारें आती हैं, बड़े बड़े दावे और वादे होते हैं, इन अन्नदाता या इन किसानों के अच्छे दिन आखिर कब आएंगे? रिफत साहब,
या आपने जो शुरू में कहा था कि ये अन्नदाता क्यों मुश्किल में है, आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली ये सम अप करता है कि जिन परेशानियों से हिंदुस्तान के जो किसान हैं पिछले 5 साल से जूझ रहे हैं, उससे पहले भी जूझते रहे। जाहिर सी बात है कि उनकी नाराजगी का असर हुआ और पिछली सरकार गिर गई, नई सरकार आई थी, नए प्रोमिसेस किए गए थे। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली तो ये कि ये जो महाराष्ट्र में जो रैली अभी जो मार्च हो रही है अभी वहां पे, ये उसके पीछे बुनियादी वजह यही है कि पिछली मर्तबा जो सरकार ने वादा किया था, और मुझे याद है कि देवेंद्र फडणवीस वहां पे गए थे और जाकर के हर एक मांग को, उनके हर एक मुतालबे को पूरा किया था, और इसकी वजह से वो खामोशी से उन्होंने अपने मार्च को वहीं पे खत्म किया था और वापस चले गए थे। आपको याद होगा कि आज गिरीश महाजन जो वहां के मिनिस्टर हैं, आपके ही ग्रुप के एक चैनल को वो ये मतलब उनकी जो जबान है वहां पे, मुझे अफसोस होता है कि एक सरकार जो इलेक्शन में, चुनाव में किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं चूकती है, क्या जबान इस्तेमाल कर रही है कि इन किसानों को इतनी दूर तक हम चलने की इजाजत नहीं देंगे। मतलब ये कौन सी हुकूमत है कि जहां पे लोगों को एक पूरा अमन तौर पे एहतजाज करने का भी हक नहीं है। और वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं? चूंकि उनकी जो मांगे पूरी की गई थी, उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। 1 साल पहले जो मार्च में उनके मुतालबों को पूरा करने का वादा किया गया था, वो नहीं हुआ है। और सदके जाइए ऐसे किसानों पे कि पिछले साल भी मुझे याद है कि जब ये बॉम्बे पहुंचे थे, दूसरे दिन वहां बच्चों के एग्जाम से उन्होंने पूरी रात अपने मार्च को जारी रखा ताकि दिन में कोई ऐसा हुजूम इकट्ठा ना हो जिससे बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात हो। कौन सियासी पार्टी इस तरह की सेंसिटिविटी दिखाती है जो ये दिखाते हैं? ये किसान इस वक्त जो जिस तरह से मार्च कर रहे हैं, अपने साथ दाल चावल सब लेकर के चल रहे हैं, जहां जहां बेचारों को मौका मिलता है जो रुखी सूखी अपना बना करके खा लेते हैं, आप इनको भी आप जलील करने पर रुके हुए हैं। और देखिए, चौधराहट ऐसी, जबान ऐसी कि हम इनको चलने नहीं देंगे। उनको शिकायतें आ रही हैं वहां पे कि पुलिस उनको जगह जगह पे रोक रही है, उनके साथ जदोकोप किया जा रहा है। यह तो आलम है। देखिए, यह घमंड नहीं रहेगा। ये किसान हमारे, आपने कहा अन्नदाता है। महाराष्ट्र वो स्टेट है, एनसीआरबी के अगर आप डेटा देखें, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सुइसाइड होती है फार्मर्स की, उनमें से आधी से ज्यादा तादाद महाराष्ट्र की है। तो ये उनके जायज मुतालबात है, ये कोई सियासत नहीं कर रही है। लेकिन रिफत जावेद साहब आप ये पिछले 5 साल छोड़ ज्यादा देर हो जाए। रिफत जावेद साहब, आप ये पिछले 5 साल 4.5 साल जो इन्हें छोड़ दीजिए। किसान हमारे मुल्क में हमेशा परेशान रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या देखते हैं? जो सरकार आती है वादे करती है, लेकिन वादे वफा नहीं होते हैं। किसान जहां होता है वहीं रह जाता है। जो उसकी परेशानियां, जो मसाइल होते हैं, वो जूं के तू रह जाते हैं। सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, खोखले वादे। बिल्कुल, या मैंने शुरू में यही कहा था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ये 5 साल तक महदूद नहीं है। किसानों की हालात जो सुइसाइड इसके पहले भी होते रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जख्म होता है, हम वहीं पे मरहम लगा करके खत्म कर देते हैं। जख्म की बुनियादी वजह क्या है, उसके इलाज की तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं। क्योंकि सबको होता है कि ये इलेक्शन कैसे निकल जाए, इस इलेक्शन में इनका वोट हमें कैसे मिल जाए, और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाएगा। देखिए, किसानों की बुनियादी मांगे क्या हैं? ये कर्ज में मुब्तला हैं। जो पैदावार ये उगाते हैं, वो पैदावार की जो एमएसपी है वो इतनी नहीं है कि जितनी कर्ज इन्होंने बैंक से ले रखी है वो उसमें मुनाफा हो सके। ये इनके लिए लाइवलीहुड है। हम इस तरफ जाते ही नहीं है कि हम किसानों की पैदावार को किस तरह से हम उनको इंकरेज करें कि जिसकी वजह से एक इंसेंटिव हो, उनको फार्मिंग में एक इंसेंटिव हो। जब तक कि हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, हर वक्त हम लोन माफ कर देंगे। कांग्रेस सरकार ने लोन माफ कर दी, यहां पे अभी बीजेपी सरकार अपनी तरफ से कर रही है, उससे माफ कीजिएगा, मामले का हल नहीं होगा। फिर वो लोन लेंगे, फिर नए कर्ज में डूब जाएंगे। बिल्कुल, दायमी हल, एक परमानेंट सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, मुस्तकिल हल ढूंढने की जरूरत है। मेरे साथ इस वक्त किसान लीडर पुष्पेंद्र चौधरी साहब भी जुड़ गए हैं। किसानों के इस मार्च पर उनसे भी हम तफसील से बात करेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। और इनके अलावा मेरे साथ नेहा शालिनी दुआ, जो कि बीजेपी की लीडर हैं, वो भी जुड़ गई हैं। पुष्पेंद्र जी और नेहा शालिनी, दोनों लोगों का बहुत वेलकम और इस्तकबाल हम करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, डॉक्टर नदीम साहब आपके पास आना चाहेंगे। जो बात रिफत जावेद ने जहां पर छोड़ी है उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्या सिर्फ मुल्क के किसानों के साथ जो सियासी पार्टियां हैं, सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसानों का? देखिए, किसान हमेशा से एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहे हैं। और अगर हम तारीख में जाते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से जो हमारी काश्तकारी है वो एक मईशियत का बहुत बड़ा हिस्सा रही है। लेकिन कितने अफसोस का मकाम है
कि हमें आज़ाद हुए तकरीबन 71 साल हो चुके हैं और 71 सालों से बहुत बड़े किसान नेता भी हमारे मुल्क के वजीर आज़म बने हैं और उन्होंने ये कहा और उन्हें ये बताते हुए बहुत ज़्यादा जो है खुशी महसूस होती थी। वो किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान के बेटे हैं, और लेकिन किसानों की जो मजमूई जो परेशानियां हैं वो वैसी की वैसी बनी हुई है 71 साल गुजर जाने के बावजूद भी। और हमारा मुल्क कृषि प्रधान देश कहलाया अभी तक, लेकिन अभी तक बार बार पार्टियां आती रहीं, जाती रहीं, हुकूमतें बनती रहीं, लेकिन किसानों की बदहाली और वही ढाक के तीन पात रहे हैं। तो एक बेहतर लाए अमल तैयार करके इस जानिब हमें ध्यान देने की जरूरत है कि किसान जो है वो बद से बदतर उनकी हालत होती जा रही है। बार बार हम वादे करते हैं, कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बातें करते हैं, कभी कर्ज वाली बात आती है लेकिन कर्ज भी नहीं मिल पाता है या माफ नहीं हो पाता है वगैरह वगैरह। अब हालात देखिए यहां तक आ पहुंचे हैं कि एक ही साल में किसानों को दोबारा फिर मार्च करना पड़ रहा है और इस बार वो पहले से बड़ी तादाद में है और एक बहुत लंबा मार्च है, तकरीबन 200 किलोमीटर लंबा मार्च है। पहले के मार्च की महाराष्ट्र के किसानों की तस्वीरें हमने देखी थी तो आंखों में आंसू आ गए थे, उनके पैरों में छाले तक पड़ गए थे। अभी हमारे जर्नलिस्ट साहब बता रहे थे कि वो लोग खाना पीना लेकर चल रहे हैं। तो इतनी बुरी हालत है और हम लोगों के पास वक्त नहीं है कि हम अपने अन्नदाता के लिए कुछ कर सकें, उसके बारे में कुछ सोच सकें। हम बार बार वोट लेने के लिए इंतखाबी मंशूर जो है परेशान कुन है। ये तस्वीर बहुत परेशान कुन है कि हमारा अन्नदाता जो हमारा पेट भरता है वही दो वक्त के खाने के लिए और अनाज के लिए एक तरह से परेशान नजर आता है। नेहा शालिनी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि क्या इसे महाराष्ट्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की वादा खिलाफी सीधे सीधे समझा जाए? ठीक से 10 से 11 महीने भी नहीं हुए हैं जब सरकार ने कहा था कि तमाम वादे किसानों के पूरे किए जाएंगे, लेकिन एक बार फिर किसान सड़कों पर निकलने को परेशान हैं। नेहा, देखिए, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। जो ये किसान जो आपने रैली ये देखी है, ये किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को भड़काया जा रहा है। ये सब पेड़, मैं सब तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ मासूम लोग हैं जो इनकी सियासत का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी चालसाजी और उनकी चालाकियां समझ नहीं पाते। किसकी सियासत का, किसकी चालबाजी? देखिए कृषि उत्पादन, देखिए अब नेहा शालिनी जी, अब कुछ छुपाने को नहीं है। 4.5 साल आपकी सरकार को हो गए हैं। आपको भी पता है सियासत सामने चुनाव है, कौन कर रहा है, बात तो मत आपको कीजिए। भी पता है, बिल्कुल नहीं एक्सपोज। 48 महीनों में सरकार ने जो किसानों के लिए किया, उससे पहले आज तक किसी किसानों में इतनी उत्पादन, जो दूध का उत्पादन और खेतीबाड़ी जो हुई है, इतनी ज्यादा पैदावार हुई है। आप देखिए, जब खेतीबाड़ी की ज्यादा पैदावार होती है, किसान तब भी नुकसान में रहता है। किसान परेशान नहीं होते तो सड़कों पर नहीं आते, तब भी नुकसान। नेहा शालिनी, किसान परेशान नहीं होते, सड़कों पर नहीं आते। आज मुंबई का मार्च किसान नहीं करता अगर परेशान नहीं होता। ये सब पेड़ हैं, ये सब सियासी लोगों ने ये सब किया है, जान के कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपनी राजनीति चमकाई है, बस और कुछ नहीं। असली जो किसान है वो बिल्कुल खुश है सरकार के इस फैसले से, जो सरकार ने उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज करी है। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए तो असली और नकली किसान कितने परसेंटेज इनका क्या है? नेहा शालिनी, असली किसान कितने परसेंट हैं? असली किसान कितने परसेंट हैं, आप बताएंगे मुझे? लाखों की तादाद में किसान इस मार्च में शामिल हैं जिन्हें आप नकली किसान कह रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी 2018 में कहा था कि ये किसान नहीं, ये सब आम लोग हैं। जब किसान खुश होगा, किसान के घर पैसा आएगा तो आम जनता के पास भी तो आएगा। बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस तभी बढ़ा सकता है जब किसान खुश हो। जो अन्नदाता है हमारा, अगर अन्नदाता ही खुश नहीं होगा तो कैसे बाकी लोग, बाकी व्यापार खुश रह सकते हैं? तो हमारा अन्नदाता जो है उसको खुश रखने की हमारी सरकार ने आप ये देखिए, नीम कोटेड जो यूरिया ब्लैक में बिकता था, काला बाजारी होती थी उसकी, उसे बंद करवाया गया। आज किसानों को लाइनों में लग के यूरिया लेना नहीं पड़ता, उसकी काला बाजारी ही खत्म हो गई। ये फायदा हुआ है किसान को। जो संजय तटकरे, क्या इन किसानों को भड़काया जा रहा है? क्या ये किराए के किसान है जो आज मुंबई मार्च कर रहे हैं, जो सड़कों पर निकले, क्या ये किराए के किसान हैं? क्या इन्हें भड़काया जा रहा है वाकई में सरकार के खिलाफ? संजय तटकरे, मैंने ये नहीं कहा कि सारे किराए के हैं, लेकिन कुछ ताकतें उनका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि ये भाजपा के प्रवक्ता किसानों को फर्जी किसान बता रहे हैं।
ये बता रहे हैं कि इनको सियासी पार्टियां गुमराह करके इनको मोर्चे के लिए ला रही है। ये बड़ा ही शर्मनाक बयान है इनका। दूसरा आप ये जो बोल रही हैं कि उत्पादन बढ़ा है, क्या उत्पादन बढ़ा है? उत्पादन गिरा है। अगर आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे, आप अगर बोएंगे नहीं, आप अगर सीड्स नहीं देंगे, आप उनके लिए खाद नहीं मुहैया कराएंगे, तो किसान की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र के जो मंत्री है गिरीश बापट, उनपे हमने आरोप लगाए कौन सी जगह खाद इनकी धांधली हुई है उत्पादन नहीं किया गया, पीडीएस स्कीम में। उसके ऊपर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्लीन चिट देने का काम करते हैं। कहीं कोई कमी छोड़ी है? आप उत्पादन में कमी आई हो, बीज नहीं मैं बताऊं, ये जुमलेबाजी करते हैं। इनके पास पूरा मैनिपुलेटेड डाटा है। आप अगर बेरोजगारी की बात करें, किसानों की बात करें, ये सबके मैनिपुलेटेड डाटा के हिसाब से ये सिर्फ बताने का काम कर रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। जमीनी हकीकत देखिए, आज ये जो लोग 1 साल बाद वापस सड़कों पे आए हैं, उसका रीजन क्या है ये आप समझिए। उनकी मांगे क्या थी? उनकी मांगे ये थी कि आदिवासी पट्टा उनको दिया जाए, उनकी मांगे ये थी कि कर्जा माफ किया जाए, उनकी मांगे ये थी कि उनको इंश्योरेंस का पैसा मिले। एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो 5.5 लाख लोगों ने अर्जी की है, ये और भी ज्यादा मुहैया कराएगी। 1.5 लाख अर्जियां हमसे गुम हो गई है। इसका जवाब कौन देगा? नजर रखते हुए बहुत आगे बढ़ेगी और किसानों का सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि किसान ही। अरे आप झूठ बोलना बंद करिए, आप झूठे डाटा देना बंद करिए, झूठे आंकड़े देना बंद करिए। आपको आदत पड़ गई है, झूठ तो आप लोग बोलते हैं, नाटक आप करते हैं। देश ऐसे ही नहीं आगे बढ़ रहा। अगर हमने जुमलेबाजियां करी होती तो आज देश चौथे नंबर पे होता। सरकार की बारी 17वें नंबर पे था। अरे जुमलेबाजी, आपके प्रधानमंत्री तो फोटोशूट डाल रहे हैं, किसान बेहाल है, सैनिक मर रहा है, और आपके बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मिसलीड कर रही इन किसानों को। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या वाकई में इन किसानों के पीछे कांग्रेस खड़ी है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस किसानों को भड़काने के पीछे खड़ी हुई है। दिन में एवरी डे, बात सुनिए मैडम, दिन में 45 किसान आत्महत्या करते। एवरी डे 45 फार्मर्स आर सुसाइडिंग। मुझे एक बताइए कि मोदी जी कितने फार्मर के घर गए? एक फार्मर के घर गए होंगे तो उसका नाम मुझे बताइए प्लीज। मैडम आप बताइए, नहीं बता पाएंगी। मैं आपको बताता हूं, मोदी जी जब 2014 के इलेक्शन में उतरे, तो मोदी जी ने सारे लोगों को सपने दिखा। सबसे ज्यादा जंतर मंतर में जब एक किसान ने, गजेंद्र ने जब फांसी खुदकुशी की थी, जब फांसी लगाई थी, तो बहुत दुखी हुए थे पीएम जी। मोदी जी बहुत दुखी हुए थे उस वक्त। हालांकि उसके बाद सैकड़ों किसानों की खुदकुशियां हुई, उस पर बोले तक नहीं। एक के घर गए क्या? किसी के घर गए? दुखी होना यानी घर बैठे दुखी हो गए, ये सेंसिटिविटी है। अगर दुखी हो गए हैं, मुझे एक बताइए, जब मोदी जी जब आए मेरी जिंदगी का 2014 में पहला मुद्दा था उनका किसानों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए, लेकिन इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, सारा किसान खत्म हो गया। पेट्रोल इतने हाइक बढ़ाई, डीजल की इतनी महंगाई बढ़ाई, 70% डीजल की महंगाई बढ़ाई। कांग्रेस के जमाने में जो सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था, वो 1200 रुपए में मिल रहा है। सुनील इतना महंगा हो गया कि सुनील जी, मेरा सवाल ये नहीं था कि सरकार ने किसानों के साथ क्या किया। सुनील जी, मेरा सवाल ये नहीं था कि सरकार ने 4.5 साल में किसानों के साथ क्या किया। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि क्या किसानों को भड़काने के पीछे कांग्रेस है, आपकी पार्टी है, जो इल्जाम आप पर लग रहा है? देखिए, ये शर्मनाक बात है। देयर इज नो सेंसिटिविटी। किसान मर रहा है, 45 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये के भड़काने से आत्महत्या कर रहा है? दिन में 45 लोग मर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये जुमलेबाजी है, ये झूठ है, ये किसानों के ऊपर इतना बड़ा
बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। ये सेंसिटिविटी है क्या? इसके लिए किसान ने आपको चुन के दिया था 2014 में? क्या मोदी जी का यही किसान प्रेम था कि उन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके सारे हजारों करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंक्स में गरीब किसान के सड़े पड़े रद्दी हो गए? क्या ये किसान के लिए डिमोनेटाइजेशन किया? आपने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बोला कि हमने जो टेररिज्म है उसको रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया, जुमला दिया, लेकिन क्या हुआ? दो गुना दुगना बड़ा है। सुनील जी, बड़े हैं मुंबई की सड़कों पर जो किसान है, देवेंद्र फडणवीस तो उन्हें किसान मानते ही नहीं है, बीजेपी तो उन्हें किसान मानने के लिए ही तैयार नहीं। सुनील जी कीजिए, यही तो शर्मनाक बात है, यही तो आप पहले अपने आप को करेक्ट कीजिए। किसान जो है वो मर रहे थे, जा रहे हैं, लाल झंडा लेके जा रहे हैं, हजारों किसान, उनके पैर से खून आ रहा है, उनको आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन दिया 4 महीने पहले, और इसीलिए उनको वापस वो मोर्चा उनको भड़काया जा रहा है, उनको कांग्रेस पार्टी द्वारा भड़काया जा रहा है। ठीक है, मैं किसान लीडर पुष्पेंद्र चौधरी के पास आना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी, भड़काया जा रहा है, पुष्पेंद्र जी, भड़काया जा रहा है बीजेपी मोदी सरकार के इससे पहले 2018 मार्च, आपको याद होगा, जब नासिक से निकलकर किसान पुष्पेंद्र जी मुंबई पहुंचे थे, उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस का बयान आपको याद होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये किसान नहीं, ये सब आम लोग हैं जो मुंबई की सड़कों पर उतर कर आए हैं। और आज शालिनी दुआ का बयान भी आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये किसान भड़काए जा रहे हैं, इनके पीछे कुछ पॉलिटिकल शक्तियां जो इन्हें भड़का रही हैं। सच्चाई क्या है? क्या वाकई में इन्हें भड़काया जा रहा है? देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कुछ हो नहीं सकता। और मेरा निवेदन है कि सभी पैनलिस्ट जरा शांति से 4-5 पॉइंट मैं किसानों के बताऊंगा, उनको सुन लें, और हमारी बहन जी भी सुन लें। बहन जी, आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों में जो भी कृषि की नीतियां अपनाई हैं, उसका रिजल्ट यह है कि आपके 4-4.5 साल में कृषि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो है 2.5%, 2.5%। उससे पहले की जो लास्ट 4 साल थे यूपीए सरकार के, उसमें थी 5.2%, यानी आपके दुगने से भी ज्यादा। और आप बात कर रहे हैं कि 2022 तक हम जो है किसानों की आय दुगना कर देंगे। दुगना करने के लिए आपको 2016 में आपने ये वायदा किया था, 2022 यानी 6 साल में दुगना करने के लिए 12% की ग्रोथ रेट चाहिए, जबकि 3 साल आपने 4 साल बिता दिए वो 2.5% में। तो अब आपको और 17-18% की ग्रोथ रेट में दुगना होने की संभावना है। पहली बात तो है ये। दूसरा, कृषि जो सामान खरीदता है, सामान किसान, उसकी महंगाई दर चल रही है 5% से ज्यादा। और कृषि जो बेचता है, वो जो फसलें बेचता है, आप जरा आंकड़े पढ़िए, वो आप ही का सरकारी आंकड़ा है, वो -2.6% से ज्यादा चल रही है, जिससे पता लग रही है कि जो फसल मैं बेचता हूं उसकी पिछले साल से भी कम कीमत मुझे मिल रही है। इस बात का ज्ञान मैडम, अभी जरा ध्यान से सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं देखिए, आप मुद्दों को जाने दीजिए। भाई हुरैरा जी, या तो इनसे बुलवा लीजिए या मेरे से बुलवाइए। आप बहुत देर बोल चुकी है मैडम, शालिनी जी, मैं आपका रिएक्शन लूंगा। सुनिए मैडम, पुष्पेंद्र जी को बोल लेने दीजिए, मैं फिर आ रहा हूँ। शालिनी जी, आपके पास आ रहा हूँ जी। पुष्पेंद्र, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, ब्रेक पर भी जाना मुझे। नहीं, ब्रेक पर तो आपको जाना है, लेकिन ये तो शोर मचा करके सारे मुद्दों को गौण कर देते हैं ना। तो मैंने ये कहा कि जो हमें खरीदना जा रहा हूं उसकी कीमत जो है मुझे ज्यादा चुकानी पड़ रही है, मेरी जेब में पैसा घट रहा है। आपने ये वायदा किया था कि C2 संपूर्ण लागत का 1.5 गुना यानी 50% प्रॉफिट देंगे। वो वायदा आपने 4.5 साल तक पूरा नहीं किया, और अभी भी पूरा नहीं किया। आपने A2+FL का 50% दिया है। A2FL की जानकारी ना हो तो मैं आपको विस्तार से दे दूंगा। संपूर्ण लागत होती है C2 का 1.5 गुना यदि आप करते, आपने 1750 रुपए का धान का रेट घोषित किया है, अगर C2 1.5 गुना करते हैं तो 2350 रुपए का रेट घोषित होता। इस तरीके से लगभग 5 सालों में 10 लाख करोड़ का नुकसान किसानों का हुआ है। वो पैसा किसान की जेब से निकल गया है। इसी वजह से किसान यहाँ सड़कों पर जो है दर दर भटकने के लिए मजबूर हुआ है, और ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे हमारे कांग्रेस वाले भाई भी कह रहे थे कि पिछले 20 सालों में, 25 सालों में लगभग 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या इस देश में किया। एनसीआरबी का आंकड़ा है, आप देख लीजिएगा। और आपके कार्यकाल में भी वो कुछ कम नहीं हुई है। पिछले 5-4 सालों में लगभग 50,000 किसान आत्महत्या इस देश में कर चुका है। किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम इस देश में नहीं मिल रहा है।
जबकि उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वो भी पूरा दाम चुका रहा है। ठीक है शालिनी जी, जल्दी से आप इस पर रिएक्शन दीजिए। काबू नहीं किया है। ठीक है, मैं पुष्पेंद्र जी अब आपका रिएक्शन ले लेता हूं शालिनी दुआ से। जी नेहा जी। देखिए, मैंने अभी यही बताया कि ई मंडियों का निर्माण किया गया सरकार द्वारा, और ये जो कोटेड यूरिया बेचते थे उस पे कालाबंदी, कालाबाजारी रोकी गई है। बीज मुफ्त मुहैया कराए जा रहे हैं, और क्वालिटी जो उसकी होती है, मिट्टी की क्वालिटी है, उसको बढ़ाने के लिए, उपजाऊ करने के लिए कितने सारे इंतजाम किसानों के लिए जो नहीं किया गया, क्या उससे भी गिना सकती हैं? बताते ही कुछ तो नहीं नेहा जी, किसानों के लिए जो वादे किए गए थे, जो नहीं किए गए, क्या उन्हें भी आप गिना सकती हैं? मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कर्ज माफ होगा। 4.5 साल हो गए, कौन सा कर्ज माफ हुआ? डीमोनेटाइजेशन, कर्ज माफी के नाम पर किसानों के खाते में 20 रुपए और 15 रुपए तक आए। देखिए, कर्ज माफी करना अगर हल होता तो आप ये बताइए कब का सरकार कर्ज माफ, पहले सरकार पहले वाली कर देती, ये वाली कर देती, लेकिन कर्ज माफी करना जो है वो हल नहीं है। किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया, तो वो क्या वो हल है? 3.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का डीमोनेटाइजेशन कराया गया था, उनका काला धन जो है वो वापस आए। अब काला धन जो काफी हद तक आ चुका है, तो अब हम जो है हमारी सरकार, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही है? मैं पूछ रहा हूँ, 3.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं, 70,000 करोड़ आप किसानों का माफ नहीं कर सकते। किसान की कैसी सरकार है? दुगनी होगी, प्लस किसान को बीमा भी कराया जाएगा, उसकी फसल का बीमा भी, चाहे नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फसल नष्ट हो जाए। अरे बीमा कंपनी का ठेका तो आपने अनिल अंबानी को दिया है। अनिल अंबानी जो खुद बैंकक्रप्ट हो गया है, और किसानों को क्या पैसा देगा वो? देखिए, मुझे संजय तटकरे जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। शालिनी, नेहा जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन बड़ा इशू यही है, बड़ा इशू यहां पर यही, एक सवाल यहां पर यही उठ जाता है कि हुकूमत बार बार वादे करती, फिर भी हमारे अन्नदाता और किसान परेशान रहते हैं। 2022 का ख्वाब दिखाया जा रहा है, ठीक राम मंदिर जैसे इशू की तरह से इसे भी किसान को एक तरह से बताया जा रहा है कि 2022 में उनके अच्छे दिन आएंगे। तो महाराष्ट्र में किसान अपने दैरीना मसाइल को लेकर एक बार फिर सड़कों पर हैं। मुंबई मार्च किसानों को करना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार कहती है कि किसानों के मसाइल हल किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल यही है कि अगर किसान परेशान नहीं है, किसानों के मसाइल हल किए जा रहे हैं, तो आखिर ये किसान सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों है? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद नेहा, शालिनी दुआ, हम आपसे ही बात करना चाहेंगे कि आखिर इन किसानों को बार बार आंदोलन क्यों करना पड़ता है, जब आपके सरकार के दावे हैं कि इस सरकार ने किसानों के तमाम मसले हल किए हैं, फिर इन किसानों को सड़कों पर आने की जरूरत क्यों? नेहा जी। देखिए, हमारी सरकार ने इनके मसले, मैं ये नहीं कहती कि पूरे के पूरे सारे के सारे मसले हल कर दिए, क्योंकि सरकार की कोशिश यही रही और मसलों को भी हल करने की। मुद्रा लोन आया, शौचालय का आया, जनधन, आयुष्मान, कितनी सारी योजनाएं लाए। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब किसानों पर हम आए तो किसानों की, जैसे उन्होंने अपनी, नहीं तो अब नोटबंदी को भी गिना दीजिए नेहा, शालिनी, नोटबंदी को भी गिना दीजिए। इसका हल ढूंढना शुरू कर दिया। डिमोनेटाइजेशन से किसानों की कमर टूट गई, उसे भी आप गिनिए। गई थी डिमोनेटाइजेशन, काले धन, आप ये देखिए। तो मतलब हम अगर करते रहते तो आज जो पाकिस्तान का हाल है वही हमारा हाल होता। दुनिया से बायकॉट उसका कर दिया गया है, वही हमारा हाल होता। तो डिमोनेटाइजेशन एक तो काले धन की, ताकि काले धन जो वहां जाता था पाकिस्तान, और आतंकवादियों को शह दी जाती थी, और बमबारी। अब पाकिस्तान का वो हालत है कि वो खाएं बम और पिए गोलियां, नहाए भी गोलियों से। क्यों? क्योंकि आमदनी कुछ भी नहीं है। तो हमारे दूसरी तरफ मत ले जाइए शालिनी, उसकी आमदनी पे नेहा शालिनी जी, महाराष्ट्र के किसानों की जो हालत है, खुद उस पर शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र के किसानों की जो खस्ता हालत है उसके लिए यहां की सरकार जिम्मेदार है। खुद शिवसेना का बयान है। किसानों की सबसे बड़ी हाथ जोड़ के मेरी किसानों से ये विनती है कि वो कुछ भी करें,
सरकार के लिए जैसे प्रोटेस्ट करें या अपनी बात रखने का बिल्कुल उनको अधिकार है, हक है, लेकिन उनकी जान हमारे लिए उतनी कीमती है जितनी हमारे पीएम की जान है। तो प्लीज एक तो आत्महत्या करना, किसानों की फिक्र होती शालिनी जी, किसानों की फिक्र होती तो 11 महीने पहले जो वादा आप लोगों ने किया था वो पूरा होता। देखिए पिछले मार्च में आपकी सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने वादा किया था, वादा खिलाफी की, एक भी वादा पूरा हुआ? अगर किसानों की फिक्र होती। एक सेकंड, वादा खिलाफी आप बताइए ना, कौन से वादे नहीं पूरे हुए? यूरिया फ्री कराया गया, पूरी एक लंबी फहरिस्त है किसान को। शालिनी जी पूरी एक लंबी फहरिस्त है, अगर गिनाने बैठेंगे तो एक लंबी फहरिस्त है। महंगा हो गया, 50 किलो की बोरी 45 किलो की कर दी गई। कौन से वायदे आपने पूरे नहीं किए? इसमें भी सरकार ने, शांति से बता देता हूँ, इसी में भी सरकार ने किसानों को ही लूटा है। आपने 50 किलो की बोरी 45 किलो की गई, हम बताएंगे, यूरिया महंगा कर दिया। वायदे पूरे नहीं किए। ये गुमराह आप मत करिए, किसानों की बात सुनिए। आके अरे आप लोग ये बीजेपी कांग्रेस मत बनाइए इसको, आप किसानों की बात सुनिए जरा। यूरिया महंगा नहीं हुआ, यूरिया मैडम जरा किसानों की बात सुन लीजिए। आपने जो संपूर्ण लागत सीटों का 1.5 गुना नहीं दिया, पहली बात। सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा। अरे सुन लीजिए मैडम, आप एक तरफा बोलते मत जाइए। वो सारी चीजें 2.5% में आ गई आपकी 2.5% में आ गई वो सारी चीजें। अरे माननीय ठीक है, नेहा जी पुष्पेंद्र जी की सुन लीजिए। नेहा पुष्पेंद्र जी की सुन लीजिए। किसान के मसले के लिए यहाँ पे बैठे हैं, किसान के मसले के लिए बैठे। बहुत कीमती नेहा जी किसान के मसले के लिए बैठे, जरा किसान की आवाज भी सुन लीजिए, क्या परेशानी है किसान को। मसले रख रहा हूँ, ये तो बोलते ही बंद नहीं हो रही है। नहीं ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपने C2 आज आपकी सुनी जाएगी। का जो वायदा किया था, करेंगे सुन लीजिए, C2 + 50% का वायदा किया था संपूर्ण लागत देने का, वो आपने पूरा नहीं किया, पहली बात। दूसरा आपने ये कहा था हम किसान की लागत फसलों की कम करेंगे, उसका उदाहरण 2 दे देता हूं। आपके पूरे कार्यकाल में कच्चा तेल $28 तक आ गया था घट करके, लेकिन आपने कोई जो है रियायत डीजल में नहीं दी, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इनपुट है। दूसरा खाद भी इसी प्रकार, फर्टिलाइजर भी सारे कार्यकाल में आधे रेटों में आता रहा बाहर से, लेकिन आपने कोई रियायत उसमें नहीं दी। उल्टे बिजली के रेट आपने बढ़ा दिए, लागत की बात आ गई। तीसरा, जो फसल हमने बंपर पैदा की, जैसे दाल 170 लाख टन से बढ़ के हम 230 और इस साल तो 250 लाख टन को क्रॉस कर गए, जो हमारी देश की रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। आपने उसके बावजूद भी पिछले 2 सालों में 120 लाख टन बाहर से आयात की, जिससे महाराष्ट्र का किसान और MP का किसान, राजस्थान का तमाम दलहन किसान परेशान हुए। आप पॉइंट से पॉइंट पे बात करिए, हमने कर दिया। आपने जो भी बात कही, नीम कोटेड और ये सॉइल हेल्थ कार्ड, उसका रिजल्ट बता तो दिया मैंने। 2.5% है ग्रोथ रेट आपका पिछले 4 सालों का, और दुगनी करने के लिए जो है 17-18% चाहिए आपको बाकी बचे हुए 3 सालों में। आप कोई मुद्दा पॉइंट हो तो वो बताएं। और चौथी बात, आज की तारीख में जिस कीमत का दूध पैदा करता है देश का किसान, वो गेहूं और चावल जो सबसे बड़ी फसलें हैं उनसे, अरे सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए तो आप इस पे उसके बावजूद आपने इम्पोर्ट किया जा रहा है। पहले सिर्फ भारत में 3600 कोल्ड स्टोरेज थे, आज उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। मैडम सुन लीजिए प्लीज, 6300 से भी आगे बढ़ाई जा रही है। सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए तो बढ़ाई जा रही है, ताकि किसान जो पैदावार जरूरत से ज्यादा हो जाती है उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के फिर उसका जो एक्सपोर्ट किया जा सके बाहरी देशों के लिए। तो इसी का ही तो नुकसान। पुष्पेंद्र चौधरी जी बहुत कम थी, लगातार आपके कार्यकाल में 10 रुपए कम रहे। पुष्पेंद्र चौधरी जी, पुष्पेंद्र चौधरी जी, आप भी सुनने की, आप भी थोड़ी सी सुनने की क्षमता आप भी रखिए। पुष्पेंद्र जी, आप भी लगातार बोले जा रहे हैं। मेरा सवाल पुष्पेंद्र जी आपसे ही, और बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिएगा। पुष्पेंद्र जी, अंतरिम बजट में, एंट्रीम बजट में जो किसानों के लिए बजट आया, क्या उससे भी आप लोग खुश नहीं है? इसका मैं बता देता हूं। इंटरिम बजट में इन्होंने 6000 रुपए प्रति जो है 2 हेक्टेयर के किसान को देने की बात करी है, जो अप टू 2 हेक्टेयर है, जबकि 2 हेक्टेयर के किसान को तेलंगाना वाला 40,000 रुपए दे रहा है। उसमें से भी ये पहली किस्त 2000 रुपए देंगे। इसका क्या मतलब है भाई? एक आदमी 40,000 रुपए दे रहा है तेलंगाना में 2 हेक्टेयर वाले किसान को, आप 6000 दे रहे हैं और आप कह रहे हैं बड़ा गेम चेंजर है। तेलंगाना सिर्फ एक स्टेट है, हमें पूरे देश की
तो हमें पूरे देश का ध्यान सब जगह तो आप ही की, सब जगह तो आप ही का किसान, आप ही की सरकारें हैं मैडम। जहां फायदा हो रहा है आप जैसे आप उससे आधा ही दे देते। पूरे देश का जीडीपी तो बड़ा है। ओ मैडम जी, आपको इकोनॉमिक समझती है। 6,000 रुपए पूरे देश का भी तो बजट जीडीपी आप देखिए ना क्या है। ठीक है, मैं रिफत जावेद आपके पास आना चाहूंगा। रिफत जावेद, अबू भाई आप देखें ना, मैं किसानों की हालत असल में आपसे समझना चाह रहा हूँ। जीडीपी रिफत जावेद किसे कहते हैं? मैं संजय जी मैं आपके पास जा रहा हूँ। शालिनी मैं ये बताइए आप, शालिनी मैं आपके पास आ रहा हूँ। शालिनी मैं आ रहा हूँ आपके पास। उससे पहले रिफत जावेद साहब, इंडिया को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, लेकिन अन्नदाता के यहां पर वेलफेयर नहीं होता है। आखिर वजह इसकी क्या है? हमेशा ये किसान परेशान क्यों रहता है? एक के बाद एक सरकार आती है, लेकिन किसान की हालत नहीं बदलती है। किसान का वेलफेयर कैसे होगा? देखिए अबू हुरैरा, मैं बहुत देर से खामोश था और मेरी बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश होगी अपने पैनलिस्ट से, खासकर हमारी जो बीजेपी की मोहतरमा है, कि वो बीच में न बोले। अगर मेरी बातों से कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बाद में आकर के जितनी मर्जी चाहे बोले। सबसे पहले मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है कि इतनी सीरियस मामले पे बात हो रही है। इंडिया का जो अन्नदाता है, जिस तरह से तराही हिंदी में एक वर्ड है, जो परेशानी में मुब्तला है, उनकी परेशानी को लेकर के बात हो रही है, और हम उसका लेवल को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो इंफॉर्मेशन लिया जाता है वही को रटे रटाए को यहां पे आकर के हमने उनको बोलना शुरू कर दिया। उसका सर है, पांव है, कोई मैटर करता है नहीं करता है, इसकी परवाह भी नहीं होती है। अब हमने क्या कह दिया वहां पे कि भाई यूरिया का दाम हमने कम कर दिया है, हमने ब्लैक मार्केटिंग कम कर दी। मुझे नहीं लगता कि इनको किसान की जरा सी भी परवाह। मैंने किसानी की है, आज भी किसानी करता हूं। मुझे पता है कि एक किसान को फसल बोने से लेकर के फसल काटने तक के क्या क्या मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। और यहां पे आकर के हम सीधा कहते हैं कि हमने नोट बैन कर दिया तो ब्लैक मनी बैन हो गया। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर ने ही अब ब्लैक मनी को का बहाना बनाना छोड़ दिया। अब तो वो कहते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया के लिए ये किया था, क्योंकि जितना कैश फ्लो कर रहा था वो सारा आ गया बैंक में। ये शायद इनको पता नहीं है, इनको अपडेट अभी नहीं हुआ है, नया इनको सर्कुलर गया नहीं है शायद, इसलिए ये पुरानी इंफॉर्मेशन को रटे रटाए यहां पे बोले जा रहे हैं। देखिए, किसानों की परेशानी को संजीदगी से लीजिए। बड़े बड़े तुर्रम खां इस दुनिया में गुजरे हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी यूपीए को भी बहुत घमंड हो गया था, चली गई सरकार। देखिए, जब गुरूर से जब आप बात करेंगे और आप आकर के कहेंगे कि ये किसान नहीं है, ये तो भड़काए हुए लोग हैं, तो बड़े बड़े जिन्होंने गुरूर किया है उनको सरनगू होना पड़ा है, जमीन बोस हो गए हैं वो। आप हर इलेक्शन रैली में आप जाते थे, कहते थे 21 राज्यों में हमारी हुकूमत है, 21 राज्यों में है। आज आप कहते फिरते हैं 16 राज्यों में है, 16 राज्यों में है। एक मिनट मोहतरमा, एक मिनट मोहतरमा, मैं फिर आपको मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा रिएक्शन का। आपको बोलने नहीं दूंगा यहाँ से, बहुत देर से खामोश थे। बोलने नहीं दूंगा यहाँ से। अबू भाई मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं नदीम साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं बहुत मुख्तसर, जी रिफत, मैं बहुत मुख्तसर में खत्म कर रहा हूं, बहुत 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मेरा यह कहना यह है कि कल को आप कहते थे 21 राज्यों में आपकी हुकूमत है, आज 16 में है। कुछ तो वजह होगी, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूं। घमंड से नीचे आइए, जमीन पे आ जाइए। बहुत बड़ा इलेक्शन आने वाला है, यही लोग वोट देंगे। इंडिया की 80% से भी ज्यादा आबादी इन्हीं लोगों की है। तो थोड़ी सी रियलिटी चेक कीजिए और जाकर के इन लोगों की परेशानी को सुनिए, इसके पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है नेहा जी, जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए, क्योंकि आप बीच में कुछ बोलना चाह रही थी। मैं आ रहा हूं नदीम साहब, आपके पास आ रहा हूं। हम किसानों की परेशानी सुनने के लिए, मानने के लिए सब तैयार हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कान और आंखें बंद करके यही सोचे कि नहीं हमने बीजेपी के अगेंस्ट ही बोलना, ये सरकार कुछ नहीं करती, क्योंकि मैंने सिर्फ यूरिया का नहीं बताया। जब मैंने कोल्ड स्टोरेज का बताया कि 2600 से 3600 और 3600 से और बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि जब ज्यादा किसी चीज का उत्पाद हो जाए, जैसे उन्होंने बताया, किसान हमारे भाई जो बैठे हैं उन्होंने बताया कि दाल ज्यादा हो गई थी, लेकिन सरकार ने उसका निर्यात उसमें नहीं किया, एक्सपोर्ट नहीं किया। तो एक बात बताइए, जब कोल्ड स्टोरेज ही नहीं होगा तो कैसे किया जाएगा? तो कोल्ड स्टोरेज की जो फैक्ट्रीज हैं वो और बढ़ाई जा रही हैं। आज पहले 1800 से फिर 2600 हुई, अब 3600 कर दी गई। बेसिक क्या इशू है उसे समझने की जरूरत है नेहा जी। किसानों के इस मसले में बेसिक इशू क्या है उसे दरअसल समझने की जरूरत है। मैं नदीम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि सियासी एतबार से
सियासी एतबार से तो जिस वक्त ये इशू उठा है, अब जो वो बता रहे हैं उस पे बिल्कुल अमल किया जा रहा है। ठीक है नेहा जी, लेकिन मैं किसानों का जो मसला, जो बुनियादी मसला है, जो बेसिक इशू है, उसे समझने की जरूरत है। नदीम साहब, जिस वक्त ये इशू उठाया गया, हालांकि 2018 में मार्च में इशू उठाया गया था, अब चुनाव से पहले क्या वाकई में सियासी पार्टियां इसका फायदा भी एक तरह से उठाना चाह रही हैं? जो इल्जाम लगाया था नेहा शालिनी ने, इस पर तो सियासी फायदा, जी हाँ मैं यही बता रहा हूं। देखिए जो किसानों का मसला है, इस पर सियासी जमातें तो फायदा उठाती आई हैं, और मैं बताऊं ये मसला इसीलिए इतना ज्यादा पेचीदा बना है कि आज तक हमारी विल पावर जो है इतनी मजबूत रही नहीं इस मसले को लेकर। अगर गुज़िश्ता सरकारें इस मसले को गंभीरता से लेती और सीरियस होकर देखती और कोई मजबूत लाया अमल तैयार करती, तो आज हालात ये नहीं होते कि अकेले विदर्भ में जो है हजारों किसानों ने खुदकुशी कर ली, और बार बार हम अफसोस करते रहते हैं और रोते रहते हैं हम उनके साथ साथ कि ऐसा हो जाए इनके साथ बेहतरी होनी चाहिए, इनके साथ नाइंसाफी होती है। लेकिन मामलात उस तरीके के आज भी बने हुए हैं, और आज भी ऐसा हो रहा है कि एक साल के अंदर कभी दिल्ली के अंदर होता है किसानों का मार्च और कभी मुंबई के अंदर होता है। तो सर मैं आप तमाम लोगों से और हुकूमत से भी ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप कोई मजबूत लाया अमल तैयार कीजिए, जिससे हमारा मुल्क का अन्नदाता जो है उसे बार बार इस तरीके की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारे लिए कितने अफसोस का मकाम है कि हम अपने आप को जो बात आगे बढ़ने वाली जो बात डॉक्टर नदीम कह रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो एक बड़ी मांग है इस मार्च में, वो ये भी है कि स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशात हैं उन्हें एक तरह से लागू किया जाए। स्वामीनाथन कमीशन की ये रिपोर्ट 2004 की ये रिपोर्ट है। जब से अगर आप लोग अपोजिशन में रहे, आप लोगों ने क्या किया आखिर इसके लिए? बार सर्वे आते हैं वक्तन फवक्तन, उसे दरकिनार करके हम भूल जाते हैं। बार इलेक्शन जब आता है यही मसले मसाइल उठाते हैं। ठीक है नदीम, ये बात हो गई आपकी। संजय तटकरे जी बोलिए। संजय तटकरे, हेलो, सवाल मैं सुन नहीं पाया। हाँ, आप लोग अपोजिशन में रहे और किसानों की एक जो बड़ी मांग वो यही है कि स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशात हैं वो लागू कराई जाएं। बड़ी मांग उनकी है, 2004 का मसला है, और किसान जब से लेकर अब तक इस डिमांड को लेकर बार बार सड़कों पर आए हैं। आप लोग अपोजिशन में रहे, एनसीपी या कांग्रेस, क्या किया आप लोगों ने आखिर? नहीं, हम तो किसानों के साथ खड़े हैं ना। जो किसान मांग कर रहे हैं, जो पिछले साल भर से जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, हम तो सर अगर पहले खड़े रहते तो हम तो साथ में खड़े हैं ना। आप अपनी भी तो गलती मानिए ना, सारी की सारी गलती उधर थोड़ी है। जितने अरे देखिए भाई साहब गलती है, इसलिए हम अपोजिशन में। ओ भाई साहब, हमें ये स्वीकार करने में कोई ये नहीं है कि हमने गलती की इसलिए हम अपोजिशन में आ गए। लेकिन मोदी जी ने 2014 में जो वायदे किए उसका सवाल तो हम पूछेंगे ना, कि नहीं पूछेंगे? अरे सर ये हमारा अधिकार है कि नहीं है? नतीजा जो मोदी जी ने वायदे किए। संजय तटकरे जी, स्वामीनाथन कमीशन का मामला 2004 का है, रिपोर्ट 2004 में आई थी, और जब से किसान लगातार मांग कर रहे हैं। भाई यूपीए गवर्नमेंट थी भाई साहब ये 2014 में जो गवर्नमेंट आई, डंकेची की चोट पे इन्होंने कहा, यहां फडणवीस जी ने कहा, वहां मोदी जी ने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। तो इसको लागू करने का काम किसका है? हम करेंगे या मोदी जी करेंगे? वायदा किसने किया? मोदी जी ने किया कि हमने किया था? अरे उन्होंने ही किया था भाई साहब। सुनील अहिरे जी, किसानों की जो आज हालत है इसके लिए कहीं ना कहीं तो आज भी बराबर जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है। और आज कांग्रेस किसानों के साथ कहां खड़ी है? कांग्रेस पार्टी ने, अच्छा मैं उत्तर देता हूं जी, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपया माफ किया था मनमोहन सिंह जी ने। और मैं अभी जब कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चुन के दिया, उन्होंने, राहुल जी ने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करेंगे। विदिन 5 दिन के अंदर, 5 दिन के ही अंदर कितनी सेंसिटिविटी, कितनी राहुल गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की कितनी संवेदनशीलता है हमारे फार्मर के प्रति। 5 दिन के अंदर उन्होंने सारे माफ कर दिया। 5 दिन के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगा।
क्या? अच्छा, आप स्वामीनाथन कमेटी की बात कर रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भाई हम जो है एमएसपी जो है उसके ऊपर 50% प्रॉफिट, ये स्वामीनाथन का जो आश्वासन था वो लागू करेंगे। अगर इन्होंने किया होता तो आज किसान 450 किसान डेली आत्महत्या नहीं करते। आज लॉन्ग मार्च हजारों किसानों ने ठीक है किया। पुष्पेंद्र चौधरी जी, पुष्पेंद्र चौधरी जी, ठीक है, मौजूदा में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी और सेंटर में भी बीजेपी को आप जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन आजादी से पहले किसानों की हालत और आजादी के बाद कुछ फर्क अभी तक नहीं आया। क्या इसके लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं मानते हैं? जो इससे पहले की हुकूमतें रही, क्या उन्हें जिम्मेदार नहीं मानते हैं पुष्पेंद्र जी? देखिए मैं आपको बता दूं, सभी सरकारें इन्फ्लेशन टारगेटिंग की नीतियां अपनाती रही हैं इस देश में, ताकि कंज्यूमर को सस्ता भोजन मिलता रहे। ओईसीडी की एक अभी रिपोर्ट आई है हालिया, उसमें यह बताया गया है कि 2000 से लेकर 2017 के बीच में सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते, जिसमें इन दोनों की सरकार रही, 45 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब से निकल गया। जबकि इसी पीरियड में जो ये चाइना है, चाइना प्रतिवर्ष 15-16 लाख करोड़ रुपया फालतू देता है किसानों को। इतनी बड़ी रकम की बात हो रही है यहां पर। हर साल 2,65,000 करोड़ की बात है ये 2017-18 के प्राइसेस में। गंभीरता से समझिए इस बात को। अभी जो बात आई कि भाई हमने जो है किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों का जो 72,000 करोड़ रुपया कहा था वो वास्तव में सीएजी की रिपोर्ट आई है 52,000 करोड़ रुपया हुआ था। लेकिन और धन्ना सेठों का 2,10,000 करोड़ रुपए हुआ था यूपीए के टाइम पे, लेकिन इन्होंने 4 साल में 3,60,000 कर दिया धन्ना सेठों का माफ। गन्ने की बात कर दूं मैं, क्योंकि गन्ना किसान भी बहुत शामिल है, चौधरी जी हो रहा है। पुष्पेंद्र चौधरी जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान और जहां पर कांग्रेस ने कहा कि कर्ज माफ कर दिया जाएगा, यहां के किसान क्या आप खुश हो जाएंगे? किसानों के मसले हल हो जाएंगे? कर्ज माफी की कभी भी मांग किसान नहीं करता। किसान ये कहता है हमें अपनी फसल का वाजिब दाम दिला दो भाई, हम जो मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लागत लगाते हैं, उसे समय पे दे दो। उदाहरण के लिए मैं गन्ने का बता दूं, गन्ने का आज की तारीख में जो गन्ना सप्लाई इसी सीजन में हुआ है पूरे देश भर में, 20,000 करोड़ रुपए का गन्ने का पेमेंट अभी तक बकाया हो गया है इसी सीजन का, और पिछला भी जो है 2-3 हजार करोड़ का बाकी है। तो भाई मैं अपना सामान दे दूं, पहले उगाऊं, 1 साल तक मेहनत करूं, उसके बाद 1-1 साल तक मेरा पेमेंट नहीं होता है गन्ने का। आप डिजिटल बात कर रहे हैं। अगर मेरी अब मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। रिफत जावेद साहब, कंक्लूजन आपसे करना चाहेंगे कि वादा पीएम मोदी साहब 2016 में 2022 का कर रहे हैं कि 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, किसान हमारे खुशहाल हो जाएंगे। इस वादे को कैसे देखा जाए? अरे चून के दिया है 19 तक, 22 की क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये रियलिस्टिक तो है ही नहीं है ना। जो पुष्पेंद्र साहब ने जो कहा है, पुष्पेंद्र साहब ने जो बहुत डिटेल में बात कही है, ये एक्सपर्ट है और हमें आज इनको सुनना चाहिए था। मतलब हम इस पे एक्सपर्ट नहीं है, ये एक्सपर्ट है। हम तो इसके पॉलिटिकल पहलू को हम आपको बताएंगे कि अब सिर्फ 5 साल बचे हैं यहाँ से लेकर 22। और माफ कीजिएगा, बहुत हकीकत यह है कि 22 का टारगेट इसलिए दिया गया था ताकि 17 गुजर जाए, सॉरी 19 गुजर जाए। और 19 में क्या है हमें पता है, 2 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यह है रियलिस्टिक टारगेट, अब नहीं है वो। देखिए, अगर हम सीरियस वाकई होते, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, अगर हम किसानों के बारे में सीरियस होंगे तो फिर हम एक ऐसी हिकमत अमली तैयार करेंगे कि जब ये पैदावार हो तो इनको मुनासिब उम्मीद से ज्यादा इनको पैसे दे, ताकि नॉन सीजन में हमें पाकिस्तान से और दूसरे कंट्री से उन्हीं फसलों को इंपोर्ट ना करना पड़े। हम यही कर रहे हैं आज। हमारे यहाँ बम्पर दाल की पैदावार होती है, हम उनको औने पौने में उनको दे देते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तब ये होता नहीं है, तो हम बाहर से लेकर के आते हैं। शालिनी जी, सिर्फ नियत साफ करने की और सीरियस होने की जरूरत है, किसानों के मसले हल हो जाएंगे। 2022 में जरूरत किसानों को आज है, 2022 का वादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नियत साफ हो सरकार की, सीरियस हो जाए ये सरकार। विल पावर अगर मजबूत हो तो ये मसले नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है।
सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। अब देखिए सरकार ने ये 2022 ये कहा है कि तब तक 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 गुना किसान मर आज रहे हैं, किसान खुदकुशी आज कर रहे हैं। नेहा जी, 2 गुनी हो जाएगी। नेहा शालिनी, किसान आज मर रहे हैं, किसान खुदकुशी आज कर रहे हैं। 2022 का झूठा ख्वाब दिखाने की जरूरत नहीं है। मोदी की सरकार है, किसान को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, विजय मल्ल्या की सरकार है, ये ललित मोदी की सरकार है, ये करोड़पतियों की सरकार है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सच्चा डेवलपमेंट और सच्ची तरक्की जब भी होगी जब हमारे अन्नदाता और किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। 2022 नहीं, जरूरत आज है क्योंकि किसान परेशान आज है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत जावेद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नेहा शालिनी दुआ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर नदीम अहमद, सुनील अहिरे जी और संजय तटकरे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।